नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में आपका स्वागत है। बॉलीवुड कितना स्पाइसी सब्जेक्ट है ना, लोग वेटिंग पे आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं। बॉलीवुड, क्रिकेट, एवरीबody wants to know what is inside cricket. So am I right or wrong? राइट राइट। Yeah. मैंने ये नोटिस किया है इससे जैसे ही बॉलीवुड का नाम लेते हैं, टॉपिक उठाते हैं तो पीपल आर ओवर एक्साइटेड अबाउट इट। पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड। सो एज यूजुअल नमस्ते, ऑल्टरनेट मीडिया में आपका फिर से स्वागत है और हॉट टॉपिक है बॉलीवुड एक्सपोजर। गौरव प्रधान सर आज बॉलीवुड के खान और खानदान के बारे में बहुत सारी रोशनी डालेंगे। सर आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्ते। जी सर। तो सर बॉलीवुड इज रूल्ड बाय खान और इट इज रूल्ड बाय खानदान्स। टुडेज हॉटेस्ट टॉपिक एंड हॉटेस्ट क्वेश्चन। देखिए गायत्री जी, मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे उनके भक्तों से पूछा जाए, मैं तो पसंद नहीं करता नरेंद्र मोदी को और मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सारे भक्तों से अगर पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7-8 साल में क्या करा, तो मेरे ख्याल से सभी लोग ए से जेड तक उनके काम गिना देंगे और कुछ लोग तो लिस्ट बना देंगे 100 काम की, 200 काम की जो उन्होंने करे हैं। अब भक्त हैं तो लिस्ट बनाएंगे सारे कामों का, वो नज़रिया रखते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-8 साल में क्या करा, तो मैं यही कहूँगा नरेंद्र मोदी जी ने 7-8 साल बिल्कुल बर्बाद कर दिए, देश को गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं करा है। उन्होंने केवल एक काम करा पूरे 7-8 साल में और बाकी टाइम पास करते रहे। 7-8 साल में बस उन्होंने एक काम करा। उन्होंने सामाजिक जीवन के हर पहलू से या सरकार के हर पहलू से दलालों को निकाल दिया। रक्षा सौदों में दलालों को निकाल दिया, गरीब को बेनिफिट देने में दलालों को निकाल दिया, सड़क बनाने में दलालों को निकाल दिया, शिक्षा में दलालों को निकाल दिया, भारत को पाकिस्तान से डील करने में दलालों को निकाल दिया, जहां दलाल अमेरिका, रशिया और यूरोप और यूके कभी हुआ करते थे। तो मोदी जी ने किसानों के और सरकार के बीच में और उपभोक्ताओं के बीच में फिर दलालों को निकाल दिया। तो मोदी जी ने 7-8 साल में केवल एक काम करा है, वो है दलालों को निकालना। कांग्रेस को खत्म कर दिया, दलाल को निकाल दिया, क्योंकि वहां तो दलाल परिवार था ना। तो होता क्या है, और राजनीति में अगर आप देखिए, और राजनीति में भी उन्होंने दलालों को निकाल दिया। यहाँ पर दलाल वो होते हैं जो परिवार होते हैं, चाहे वो लालू का परिवार हो, चाहे वो गांधी का परिवार हो, चाहे बहुत सारे और पॉलिटिशियंस हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लोग अपने आप समझ सकते हैं, वो परिवार हो। परिवारों को किनारे लगा दिया, वो दलालों को किनारे लगा दिया। तो 7-8 साल में मोदी जी ने एक ही काम करा है, वो दलालों को निकाल दिया, और वही काम बॉलीवुड और क्रिकेट में हो रहा है। एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने जो एक काम करा और जो बुनियाद है काम की, वो है दलालों को निकालना। दलालों का जन्म कहाँ होता है? दलालों का जन्म परिवार में होता है। कांग्रेस कभी बुरी नहीं थी पहले, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले ऑप्शन ही नहीं था कोई। लेकिन वो जो परिवारवाद बनता चला गया, जो खानदान बनते चले गए, वो दलालों की शेप लेते चले गए। तो बॉलीवुड भी कोई अलग नहीं है। एक समय था, ऋषि कपूर थे, संजीव कपूर थे, विनोद मेहरा थे, विनोद खन्ना थे,
राज कपूर थे, पृथ्वीराज कपूर थे, ये लोग वो थे जो स्ट्रगल करके आए थे। ये लोग फुटपाथ पे भी सोए हैं, इन लोगों ने होटलों में भी काम करा था। रजनीकांत हैं, बस में ड्राइवर हुआ कंडक्टर थे। कमल हसन ने भी पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, बट एज ए एक्टर उन्होंने भी स्ट्रगल करा। लेकिन ये स्ट्रगल करते करते एक खानदान की शेप ले ली और वो खानदान बन गया कार्टेल। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे मीडिया में। ये जो खानदान बनते चले गए, यही दिक्कत है। आज आप मीडिया को अगर देख लीजिए तो मीडिया पे मुझे 1% भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि उनकी मूल उद्देश्य कमाई है। जो छोटे छोटे चैनल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो आज माइक लेके बाहर निकले हैं, चाहे वो यूपी इलेक्शन कवर कर रहे हैं, उत्तराखंड कवर कर रहे हैं और जगह कवर कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टें ज़्यादा ऑथेंटिक हैं एज कंपेयर टू बड़े बड़े पत्रकार जो स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, जो एक खानदान बन चुके हैं। तो बॉलीवुड में हमारी दिक्कत खानदान से नहीं, खान से नहीं, खानदान से। राहुल गांधी का फटा हुआ कुर्ता देख के कोई चुनाव नहीं, कोई डिसीजन ये नहीं होगा कि मोदी खराब है, अच्छे हैं। जनता किसको चुनती है उस पर डिपेंड करता है। 2014-2019 के चुनाव में मान लीजिए, मैं मानता हूं, चलिए आपकी बात, कि मोदी इज नॉट फिट फॉर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जनता ने मोदी को चुना है। मोदी वो डेमोक्रेसी ला रहे हैं सिस्टम्स में जहां जनता चुने। आपको एक उदाहरण देता हूं। जानवी कपूर नाम की एक लड़की है बॉलीवुड में, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? श्रीदेवी की बेटी। करेक्ट। एक फिल्म बनी थी गुंजन सक्सेना नाम से, मैं तो देखता नहीं हूँ, हमारे मित्रों ने, कुछ लोगों ने देखी थी समझाने के बाद भी, लेकिन हमारे फौजियों ने ज्यादा देखी और हम लोग हंस रहे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि अगर जानवी कपूर थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती तो स्क्रिप्ट पढ़ के बोलती कि ये आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में गलत क्यों बता रहे। जानवी कपूर का क्लेम टू फेम उस फिल्म में क्या है? महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। आपको पता है जब एयरफोर्स डिप्यूट करती है किसी भी ऑफिसर्स को, स्पेशली फीमेल ऑफिसर को, तो वो पूरा प्रोसेस 6 महीने का होता है। और भारतीय एयरफोर्स भिखारी एयरफोर्स नहीं है, पैसा है हमारे पास। जहां ऑफिसर डिप्यूट होता है वहां क्वार्टर से लेके सारी फैसिलिटी तैयार करी जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आज भी हम कोई एयरबेस बना रहे हैं कहीं पर, तो ये नहीं है कि जो भी वहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर्स पहुँचेंगे और जो पायलट्स पहुँचेंगे उनको हम बोलेंगे खेत में जाके हक के आओ। बेस के साथ क्वार्टर भी बनते हैं, टॉयलेट्स भी बनती हैं। शायद जानवी कपूर को ये चीज़ नहीं पता है और करण जौहर को नहीं पता है, क्योंकि करण जौहर तो छक्के हैं। इन लोगों ने एयरफोर्स तो बड़ी दूर की बात रही, हवलदार तक को, हवलदार और पुलिस स्टेशन की फैसिलिटी भी ढंग से नहीं देखी। तो जनता ने लुढ़का दिया फिल्म। जनता डिसाइड करेगी। पंकज त्रिपाठी, के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये उभरते हुए टैलेंट है। जनता इन्हें देखना चाहती है। जनता को डिसाइड करने दीजिए कि वो
जोकराना हरकत करते हैं या एक्टिंग करते हैं या कहाँ स्टैंड करते हैं? हु द हेल इज सलमान खान एंड आमिर खान एंड शाहरुख खान एंड करण जौहर एंड आदित्य चोपड़ा एंड साजिद नाडीवाला टू डिसाइड कि कौन काम करेगा? इन खानदानों के काम करने, इन खानदानों की वजह से अभिजीत भट्टाचार्य, अरिजीत और हनी सिंह और दिलेर मेहंदी, इन सब का कैरियर बर्बाद किसने करा? एक वो सिंगर हुआ करती थी लड़की, मैं नाम भूल गया उसका, सुनिधि चौहान, अच्छी सिंगर थी। अन्नू मलिक नाम के एक व्यक्ति ने उसका कैरियर बर्बाद कर दिया। तो ये जो कार्टेलाइजेशन हो रहा है बॉलीवुड में, इस कार्टेलाइजेशन को रोकना। और कार्टेलाइजेशन क्यों हो रहा है? कार्टेलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा सरहद पार से आता है, लॉन्च का पैसा आता है। ये स्टार किड 7-8 साल अमेरिका में, लंदन में अय्याशी करते हैं, फिर आके इनके बाप इन्हें लॉन्च कर देते हैं। अभी कल की बात है, शायद मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, साजिद नाडिया वाले ने कोई सुनील शेट्टी नाम के एक्टर के बेटे को लॉन्च करा है, मैं नाम भूल गया, मुझे नाम याद नहीं रहता। 60 से 70 करोड़ खर्च करे जा रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए। उसके नाम के आगे से शेट्टी हटा दो, क्या औकात है? आर्यन खान के नाम से के आगे से खान हटा दो, क्या औकात है? आप देखिए कोरोना काल में डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बूम आया, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, हॉटस्टार हो, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद क्या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने स्टार किड के अलावा किसी को लॉन्च करा? क्यों नहीं करा? क्योंकि वो कार्टेलाइजेशन हो गया। आप सोते हो, आप मेरी मैनहुड को सेटिस्फाई करते हो, उसको डेफिनेशन दे दी गई, आपने बहुत स्ट्रगल करा है। बॉलीवुड में ऐसी हीरोइंस हैं जिनका कोई बैकग्राउंड कभी फिल्मी नहीं रहा, आज वो टीवी पे बोलती है हमने बहुत स्ट्रगल करा है। स्ट्रगल क्या करा है? फुटपाथ पे सोए हो? नहीं। होटल में काम करा है? नहीं। बस में कंडक्टर थे? नहीं। फिल्में फ्लॉप हुई? नहीं। कुछ और करा है ना, उसको हम बॉलीवुड का स्ट्रगल बोल देते हैं। तो ये कार्टेलाइजेशन से जो मुक्ति है, ये तभी मिलेगी जब खानदान खत्म करे जाएंगे। और खानदान मतलब बिचौलिए, जैसे मैंने पहले समझाया, जो टैलेंट और फिल्मों के दर्शकों के बीच में जो दलाल बैठते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं सलमान खान के पास कौन सी डिग्री, 12वीं पास सलमान खान के पास कौन सी डिग्री है कि वो ये डिसाइड करे किसकी आवाज़ अच्छी है, किसका म्यूजिक अच्छा है या किसके गाने अच्छे हैं। लेट द पीपल डिसाइड। बहुत सारे लोग अगर लोगों को याद हो तो मैं अपने ट्विटर पे हर रात को एक शायरी लिखता था और एक उसके अटैच गाना लगा के पोस्ट करता था। ये मेरी लगभग रोज का गुड नाइट ट्वीट समझ लीजिए या पोस्ट समझ लीजिए। सुशांत के बाद लोगों ने मेरे को ऑब्जेक्ट करा कि आप गाने लिख रहे हैं।
लेकिन उन्होंने कभी एक चीज नोटिस नहीं करी कि मैं गाने इसलिए नहीं सुनता हूं कि किसने गाया है, मैं गाने इसलिए सुनता हूं कि पोइट्री क्या है। पुरानी फिल्मों में एक्टिंग थी, आज की फिल्मों में 200 किलो का मेकअप लटका के 40 रीटेक लेके 1 मिनट का सीन बनाना एक बच्चा भी कर देगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको एक्टिंग नहीं कहते। एक्टिंग देखनी है तो के मैनन की देखो, पंकज त्रिपाठी की देखो, निजाम सिद्दीकी की देखो, जो भी उसका पूरा नाम है। मुझे नहीं याद है लोगों ने सारांश पिक्चर कभी देखी होगी अनुपम खेर की, आज की यंग जनरेशन में एक्टिंग क्या होती है उसमें देखो। अमिताभ बच्चन भी यहां तक पहुंचे, जब बॉलीवुड आए थे तो बहुत बड़े पोएट के बेटे थे, लेकिन उन्होंने भी लाइटें उठाई हैं, उन्होंने भी कट मारे हैं, उन्होंने भी चाय सर्व करी है, तब यहां तक पहुंचे हैं, तब वो आज जो भी मुकाम पे बैठे हैं वो मुकाम है। इसीलिए स्टार किड और आज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, इनकी लाइफ इसीलिए कम है क्योंकि एक्टिंग तो है ही नहीं, बॉडी शेमिंग है। बॉडी का साइज चेंज हो गया तो आपको फिल्म में नहीं लिया जाता। नोरा फतेही इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो एट द मिनिमम कपड़े पहन के डांस मूव दिखा सकती हैं, जिस पे आगे की 10 रो रिपीटेड फिल्म देखने आती है और ताली बजाती है। आज आपने देखा विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट, मैंने पोस्ट करा था अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये कार्टेल के हिस्से हैं, ये कार्टेल को नाराज नहीं कर सकते। तो इन लोगों के चेहरे से नकाब उतर रहा है धीरे धीरे, और यही ये सरकार कर रही है। पैसे को काटना, ड्रग को काटना, कार्टेलाइजेशन कैसे बनता है, ड्रग से, पैसे से, इन्हीं चीज़ों से, ये चीज़ें ख़त्म कर रही है, ताकि एक दिन आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को बाकायदा इंडस्ट्री का ओहदा मिलेगा। और जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का ओहदा मिल गया, उस दिन बहुत सारी जो ब्लैक मनी है वो कट जाएगी, क्योंकि फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फिल्म फाइनेंस करना शुरू कर देंगे। और इस फिल्म कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सा गाना, कौन सा म्यूजिक चलेगा, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। ये साजिद नाडीवाला, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान डिसाइड नहीं करेंगे, ये करण जौहर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जी सर, जब आप खान्स की बात करते हैं, सो हमारे जो तीनों खान्स हैं उनका कुछ ना कुछ एंटी नेशनल एंगल टाइम टाइम पर निकलता रहा है। स्पेशली आमिर खान टर्की पहुंच जाते हैं। सर एक आपने देयर इज वन थिंग व्हिच वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रॉट टू माय नोटिस फ्यू वीक्स बैक, एक अलग सा तीनों खान्स का एक ज्योग्राफिकल डोमेन देखिए, तीनों का एक व्हेन यू एनालाइज, शाहरुख खान इज लिटिल पंजाबी स्टाइल, तो उनका जनरली कनाडा अमेरिका में पहुंचे। आमिर खान की अगर आप बात करें तो मिडल ईस्ट, और अब आजकल चाइना पहुंच गए हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी आ गई है शायद। और सलमान खान की बात करें तो वो मिडल ईस्ट और स्पेशली जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है उन वहाँ पर उनका बोलबाला है। तो जैसा लगता है कि जैसे तीनों खानों ने बैठ के एक टेबल पे एरिया डिवाइड किया हो कि भाई इस एरिया में मेरी मूवीज चलनी चाहिए, इस एरिया में तेरी मूवीज चलनी चाहिए, इस एरिया के लिए मैं फिट हूँ। मतलब इट लुक्स लाइक दैट। व्हाट डू यू से? नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन सही भी है, लेकिन ये चीज़ खानों ने डिसाइड नहीं करी है, बल्कि पैसे देने वालों ने डिसाइड करी है। क्योंकि बॉलीवुड मार्केट अगर आप अमेरिका में देखेंगे या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत बड़ा बॉलीवुड मार्केट। जहाँ तक सवाल रहा आपका चाइना का, तो चाइना ब्लैक से वाइट कन्वर्ट करने का तरीका है। और सलमान खान की जहाँ तक बात रही तो उनका बहुत सारा हिस्सा मिडिल ईस्ट में रहा है,
जहाँ तक आमिर खान की बात है, एक बार शाहरुख खान की कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जर्नल का रिश्तेदार है, इत्यादि इत्यादि। तो लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिताजी पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान क्योंकि उनकी दादी जी का घर पाकिस्तान में है, तो क्वाइट नेचुरली वहाँ पर रिश्तेदारी है। उन रिश्तेदारी में लोग फ़ौज में भी गए हैं, आईएसआई में भी गए हैं और भी एस्टेब्लिशमेंट में गए हैं, तो उनके वहाँ से रिलेशनशिप निकलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इन तीनों खानों ने क्या करा है, कार्टेलाइज़ेशन करा है। आप भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको 1970 के आसपास जाना पड़ेगा। 1970 में लाल सलाम की एंट्री हुई थी, जहाँ पर हमने रहीम चाचा को पैदा किया और हमने तिलकधारी बदमाशों को पैदा किया। तो बदमाश हमेशा तिलकधारी होते थे और सबसे नेक इंसान रहीम चाचा होते। ये लाल सलाम ने तब एंट्री मारी थी हिंदुओं को अपने आप पे शर्म महसूस करवाने के लिए, जिसको बाद में, जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था, जिसको बाद में जो दुबई पिंडी गैंग है, उसने कैप्चर करा और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगना शुरू हुआ, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग भी काफी हद तक बॉलीवुड से आती है। आप आर्यन खान का केस देख लीजिए, जो मुझे बताया गया है, मैं इस पे कोई ये नहीं कह रहा, कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे बताया गया, जो मेरी जानकारी में आया है मुंबई से, कि लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ खर्च हो गया, सबको पैसा गया है। 10 लॉयर की टीम खड़ी हुई थी, 10 अगर लॉयर हैं तो समझ लीजिए 30 अटेंडेंट हैं उनके, और नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो अवमानना होगी, लेकिन वो भी इन्वॉल्व है। तो और पीआर टीम अलग, तो इसमें 3 साढ़े 300 का खर्चा हो गया। 3 साढ़े 300 में तुमने एक बेल दिलवाई है, लेकिन यही 3 साढ़े 300 करोड़ जो है वो किसी के पार्टी फंड में जाने थे, और वो पार्टी आजकल मणिपुर, यूपी और गोवा में इलेक्शन लड़ने का प्लानिंग कर रही है। तो चुनाव खर्चा कटा। तो राजनीति और बॉलीवुड को आप अलग नहीं कर सकते, और क्रिकेट को आप अलग नहीं कर सकते, इनको एक ही तरह से देखना है। और यही सफाई चल रही है बॉलीवुड की। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक डोर ओपनर था बॉलीवुड में घुस के काम करने के लिए, और सुशांत सिंह राजपूत हमेशा याद रखा जाएगा कि उसने ये अपॉर्चुनिटी दी हमारी एजेंसीज को कि वो बॉलीवुड में घुस के अपना काम कर सकें, जो कि पहले घुसना कार्टेलाइजेशन की वजह से संभव नहीं हो पा रहा था। जी सर, इन लोगों के एंटी नेशनल कनेक्शंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो तीनों खान से? देखिए, अगर मैं आपसे, गायत्री जी, आप मेरे को अगर पैसे देंगी तो मैं तो वही बोलूंगा ना जो आप चाहेंगी, क्योंकि पैसे से बड़ा तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं मूडी हूँ, जैसा कि मैं हूँ, आपसे अच्छा कौन जान सकता है। पैसे वैसे मैं लेता नहीं, मूड हुआ तो चैनल पे आ गया, मूड नहीं हुआ तो मना कर दिया लास्ट मोमेंट। तो मुझे आप डिक्टेट नहीं कर सकती मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, और आपसे मैं कभी सवाल नहीं पूछता कि आप मुझसे क्या सवाल पूछोगे। तो उसका मुख्य कारण ये है कि पैसा नहीं है हमारे बीच में। अगर आप मुझे फंड कर रही होती, आपका कोई लंबा ऑब्जेक्टिव होता, या कोई इनविजिबल हैंड हमें फंड कर रहा होता, तो शायद आपके पूछने का तरीका और मेरे जवाब देने का तरीका वो होता जो वो उस हाथ को खुश रख सकता था। तो इनके एंटी नेशनल कमेंट्स या प्रोवोकिंग कमेंट्स इसीलिए हैं। और बॉलीवुड बहुत अच्छी तरह से जानता है, नरेंद्र मोदी क्या थे, एक चाय वाला था। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले नरेंद्र मोदी हमेशा एक चौकड़ी बांध के बैठे होंगे, सिर पीटते होंगे कि हम राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जो ग्राउंड की पकड़ थी, जो उनका ग्राउंड पे काम करने का तरीका था,
या करा गया था, उन्होंने अपनी मेरिट के बलबूते पे वो प्रधानमंत्री बने, किसी गॉडफादर से नहीं। और उसको जी जनता ने जज करा है कि वो सही है या गलत। तो ये रूल बॉलीवुड में क्यों नहीं अप्लाई होता है? और बॉलीवुड बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मोदी तोड़ेंगे, इसलिए उनके स्टेटमेंट्स, एंटी मोदी स्टेटमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब एक पीआर का हिस्सा है, सारे पीआर से कनेक्टेड हैं, सबको पैसा मिलता है, सबकी हाथ हथेलियां गर्म करी जाती हैं। बिना पैसे के तो ये लोग कपड़े ना पहने। आप क्या बात कर रहे हो मैडम? जी सर, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आई थिंक आज सुबह की है, वो है जूही चावला गवाही देंगी कि आर्यन खान बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं। उन्होंने उनके पैदा होने से लेकर अभी तक का पूरा उनका टाइम उनके साथ बिताया है। सो वेरी फनी डेवलपमेंट इन द केस ऑफ आर्यन खान। इस चीज पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जूही खान को अगर मौका मिले तो जूही खान ये बोलेंगी कि अरे आर्यन को उन्हीं ने पाला है। अब बाकी समझदार लोग समझ जाएं, बाकी मैं इससे ज्यादा को तो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर, आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कल का वीडियो याद हो गायत्री जी, जो हमने आपके साथ करा था, कल मैंने क्या बोला था? कल मैंने यूपी नोएडा फिल्म सिटी की बात करी थी और बॉलीवुड की बात करी थी। आज नवाब मलिक का स्टेटमेंट क्या है? आज नवाब मलिक ने ये बोला है कि मोदी शाह की पूरी चाल है कि बॉलीवुड को नोएडा शिफ्ट करा जाए, इसीलिए सारा केस है। कल की बात को नवाब मलिक ने आज इंडोर्स कर दिया और मैं नवाब मलिक की इस बात से एग्री करता हूं। क्योंकि अगर आप खानदान को बॉलीवुड में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, बहुत क्लोजली नेटेड लोग हैं। आप तब तोड़ सकते हैं जब आप पैरेलल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। कल को यंगस्टर्स आते हैं फिल्म में, बच्चे बच्चियां आते हैं जो एनएसडी से पास करे हुए हैं, चाहे वो सिद्दीकी जैसे हो, के मेनन जैसे हो, त्रिपाठी जैसे हो। उनको क्या लगता है, उनको बॉलीवुड जगह देगा, खानदान जगह देगा? सुशांत सिंह क्यों मरा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि उसकी हत्या हुई या सुसाइड करा। आज डिबेट उसका नहीं है, इसलिए मैं उस बात को नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं सुशांत सिंह राजपूत क्यों गया। क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन थी उस बच्चे के अंदर। प्रीति जिंटा फिल्म छोड़ के क्यों गई? या मेरे नाम नहीं याद है, एक पी से भी नाम है, पायल, प्रिया पायल करके कुछ नाम है। वो ऐसी 4-5 एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्म छोड़ के गई। पायल रोहतागी। नहीं, वो उसकी बात ही मत करो तो ज्यादा अच्छा है। वो कहानी दूसरी है। वो कहानी मैंने सुनानी शुरू कर दी तो बहुत सारे लोग शर्म से मर जाएंगे। एक और एक्ट्रेस है, मैं क्षमा कीजिए, मुझे नाम याद नहीं रहते बॉलीवुड के, राजनीति के नाम याद रखता हूँ। प्राची देसाई। हाँ, करेक्ट, प्राची देसाई। ये लोग बॉलीवुड छोड़ के क्यों गए? एक्टिंग आती थी, क्योंकि ये वो काम नहीं कर सकते थे जो और लोगों ने कंप्रोमाइज करके आज वो फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म एक्टर बन गए हैं और अब राजनीति में भी कदम रखने जा रहे हैं। तो आप कार्टेल के अगेंस्ट नहीं जा सकते मैडम, खानदान के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और बॉलीवुड में रह के आप वो बदलाव नहीं कर सकते। मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर एक पैनासोनिक का कैमरा बॉलीवुड में रेंट पे 3 लाख रुपए पे मिलता है, तो वही कैमरा नोएडा में आपको एज इट इज उन्हीं लेंसेज के साथ आपको 80,000 में मिलता है।
हमारे मित्र हैं, बहुत क्लोज मित्र हैं, जो नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज बनाने की स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उनके साथ गया हूं एक आध बार रास्ते में कैमरा उठाने। दिल्ली में 2-4 जगह हैं जहां DSLR से लेके आपको हाई एंड कैमरे, फिल्म तक के कैमरे सब मिलते हैं। तो 80-90 हजार रोज पे आपको वो कैमरा मिल जाता है। लेकिन बॉलीवुड में नहीं मिलता, क्योंकि वो परिवार कंट्रोल्ड है। वो सारा गेम, एक्ट्रेस कहाँ से आएगी, रशिया से आएगी, यूक्रेन से आएगी, सप्लाई कौन करेगा? तो वो एक अंकल जी हैं जो बहुत बड़े हैं अब, वो लंबू वाइट अंकल। स्किन। हाँ लंबू अंकल। मैडम, इतना सीधा नाम नहीं लेना चाहिए, जरा थोड़ा सा कोवर्ट हो जाओ, ठीक है? मरवाओगे आप मेरे को किसी दिन। लोगों को सोचने का भी तो सिखाओ यार। आप सब नाम ले दोगे तो लोग सोचेंगे कहाँ से? फिर तो वो मसाला पकड़ने आ रहे हैं ना आपके चैनल पे। मैं तो चाहता हूँ लोग सीखें। तो ये सारा निटेड है, ये सारी कार्टेल है, और ये कार्टेल डिसाइड करती है कि फिल्म बनेगी तो कौन लॉन्च होगा, कौन लॉन्च नहीं होगा, किसका म्यूजिक होगा, किसका लॉन्च करा जाएगा। आदमियों के लिए थोड़ी दिक्कत है कि वो सो नहीं सकते एक के साथ छोड़ के। बाकी महिलाओं के साथ ये है कि फ्री रन है। मैडम, बॉलीवुड का मतलब है खानदान, सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग, इलीगल मनी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सुनने में गंदा लगेगा, कड़वा लगेगा, विश्वास नहीं होगा। बहुत सारे आपके दर्शक हैं, मेरे से आके चैनल पर पूछते हैं आपके पास सबूत क्या है? तो भाई साहब, सबूत तो लोगों के पास ये भी नहीं है कि उनके पिता कौन है। वो तो माता ने बताया कि हम तुम्हारे पिता ये हैं, इसलिए हम उन्हें पिता मानते हैं जीवन में। सबूत तो नहीं है। तो इन चीज़ों का सबूत नहीं होता। या तो आप मानते हो या नहीं मानते हो। नहीं मानते हो तो आप खुद अपनी रिसर्च करो, बॉम्बे जाओ, 10 लोगों से मिलो, आपको समझ में आ जाएगी। जी सर, अब बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के, बिना पॉलिटिकल क्लाउड के खानदान बसना भी पॉसिबल नहीं है। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है कि बिना पॉलिटिकल पैटर्नशिप के बिना खानदान का बनना और आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था। यही हमें तोड़ना है। आप देखिए, पैटर्नशिप किसने दी इन खानदानों को? मुंबई के एक परिवार ने ही दी है ना, जिस परिवार का मुख्य उद्देश्य हफ्ता वसूली और फिल्मों से वसूली है। उस परिवार का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं, और वो अपने पिताजी के टाइम से करते आ रहे हैं। पहले भी ये होता था। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो आपकी फिल्म के, आपके थिएटर में आग लगा दी जाएगी। तो बिना पॉलिटिकल, और वो जब वो पॉलिटिकल पावर आपके पास आ गई, मान लीजिए मैं खान हूं, मेरे पास वो पॉलिटिकल पावर आ गई, तो अब तो मैं कानून से ऊपर हो गया ना। फिर तो मैं फुटपाथ पे गाड़ी चला दूं, किसी को भी मार दूं, कुछ भी कर दूं। देखो, पॉलिटिक्स, मैं क्यों पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं? मैं, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मेरे में कोई ईगो नहीं है गायत्री जी। मैं जमीन पे बैठ के खा सकता हूँ खाना, मैं 5 स्टार में भी खा सकता हूँ। मैं पॉलिटिक्स से इसलिए दूर रहता हूँ और पॉलिटिकल पावर से इसलिए दूर रहता हूँ क्योंकि मेरे को वो नशा अपने दिमाग में नहीं करना। वो जो सत्ता का नशा घुस जाता है ना इंसान के दिमाग में जब, तो वो नीचे देखना बंद कर देता है। और मुझे अपनी जड़ें नहीं भूलनी है। मैं मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, मुझे वो जड़ें नहीं भूलनी है, इसलिए मैं उस नशे से दूर रहता हूँ। लेकिन जब ये नशा किसी के दिमाग में चढ़ जाता है, जो कि खानदानों के दिमाग में चढ़ा है, चाहे वो बारामती की वजह से चढ़ा हो, चाहे वो मुंबई के परिवार की वजह से चढ़ा हो, यही 2 सबसे बड़े लोग हैं महाराष्ट्र में। बॉलीवुड के यही 2 सबसे बड़े लोग हैं।
तो जब ये नशा चढ़ जाता है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, कानून तो मेरे जूते के नीचे है, तो आज कानून की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई ना। 25 दिन आप जेल में रहे और कम से कम 50 लोगों की टीम, 10 टॉप लॉयर्स ने मिलके क्या करवाया, बेल करवाई है आपको, क्लीन चिट नहीं मिली है, और बेल भी बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स पे हुई है, और बेल होनी थी। उसमें कोई लोग मुकुल रोहतगी को गलत बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है, अपनी सोच है। मैं तो आपको 7 अक्टूबर को बता चुका था कि बेल हो जाएगी, क्योंकि एनसीबी एक पॉइंटेड एजेंसी है, उसका एक पॉइंटेड काम है। सो एनडीपीएस को जब सेशन कोर्ट ने ज्यूरिडिक्शन दिया एनडीपीएस कोर्ट को, तो वो एक पॉइंटेड डायरेक्शन था कि जो काम हमें करना है वो एनडीपीएस के जजमेंट पे या ऑर्डर पे होगा। जब काम हो गया तो वो सिविल कोर्ट में आ गया, सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट में जमानत मिलनी है, तो उसमें कोई लीगल इशू नहीं है, उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग मूर्खता की बात है कि सेलिब्रेशन ऐसे हो रहा है कि जैसे साहबजादे ओलंपिक में मेडल जीत के आए। और भारत की जनता तो मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था 90% मूर्ख है। जस्टिस काटजू जो थे सुप्रीम कोर्ट के, व्यक्तिगत तौर पे मुझे मतभेद है उनसे, टोटल मतभेद है, 99.9% मतभेद है, लेकिन उनकी एक बात से मैं हमेशा एग्री करता हूं कि भारत 90% इमोशनल मूर्खों का देश है। क्षमा कीजिएगा, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, पर सच बात यह है कि हम लॉजिकली किसी बात को तथ्यों के आधार पर सोचने की क्षमता नहीं रखते, हम फिसल जाते हैं, चाहे वो राजनीति हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो। आज आप देख लीजिए, एक महिला पत्रकार हैं कि एक चैनल में, लाल रंग के चैनल में, अभी कल परसों में देख रहा था, उनको बहुत लोग गालियां दे रहे थे, कुछ उन्होंने किसी महिला, वो समीर की वाइफ के मुंह में माइक घुसा के कुछ सवाल पूछे थे। आप लिख के रख लीजिए, आज रात को अगर वो एक स्टेटमेंट बोल देना हिंदुओं के फेवर में, तो जितने कल ट्रोल कर रहे थे वो आज सब आरती उतारना शुरू कर देंगे, उनको दुर्गा मां की उपाधि भी दे देंगे। ये तो हमारे सोचने की क्षमता है। आप विवेक अग्निहोत्री को देख लीजिए, हमारे मित्र हैं, मैं उनके लिए कुछ पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं उनके विचारों से मतभेद रखता हूं। जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, मैंने कहा बेचने के लिए लिखी है, क्योंकि तथ्य नहीं है इसमें। आज आप देख लीजिए, मास्क उतर गया। तो ये जो दोहरी जिंदगी है ना, और इस दोहरी जिंदगी का कारण ये होता है पैसा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज सिखाता हूं अपने क्लास में, पैसे को कभी प्रायोरिटी मत बनाना जिंदगी में, क्योंकि अगर आपने पैसे को प्रायोरिटी बनाई तो लिख के रख लो, आपको अपनी जिंदगी में अपने ज़मीर की नीलामी करनी पड़ेगी। मुझे गायत्री जी आज तक कोई क्यों नहीं खरीद पाया है? पैसा ही नहीं चाहिए मुझे चवन्नी का शौक नहीं है। आगे सवाल पूछिए, जरा पर्सनल हो जाएगा। सर, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे थे और पॉलिटिकल क्लाउड्स की बात कर रहे थे, जो महाराष्ट्र या मुंबई की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो बेबी पेंगुइन के दादाजी थे, I'm trying to learn, sir, to use alternate words. The name also is alternate media. आप अभी एक्सपर्ट नहीं हो उन चीजों में। जी सर, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर आपसे मैं बहुत ये तो सीख के जाऊंगी। सो जो बेबी पेंगुइन के जो दादाजी थे,
उनके टाइम पे डेफिनेटली जो आप बात कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, पर क्या इस हद तक था कि वो आईएसआई को भी टॉलरेट करते कि ये जो हमारे जो बैठे हुए एक्टर्स आज गटरवुड बना के उनके साथ भी हाथ मिलाएंगे और हमारे यहाँ पे भी रहेंगे? मतलब वाज ही अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, और इट वाज आफ्टर ही वेंट अवे देन दीज पीपल बिकेम अ पार्ट ऑफ द एंटी नेशनल सिस्टम? दादाजी वॉज अ वेरी प्राउड हिंदू, जिसकी वजह से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आदर्श मानता हूँ, और उनसे मैंने भी खुद बहुत सीखा है। आज मैं काला कुर्ता पहन के बैठा हूँ, उसका भी एक कारण है। मैं बिना मतलब के तो, मैं भी एक एक्टर हूँ, बिना मतलब के तो कपड़े भी नहीं पहनता। हर हर कपड़े के रंग का एक अर्थ होता है, और ये अर्थ सरकार मूवी से है। दादाजी कट्टर हिंदू थे, दादाजी देशभक्त थे। दादाजी के टाइम पे जब तक वो डायरेक्ट संभाल रहे थे, तब तक मैं इस्लाम शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, गलत मत सोचिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तब तक वो पिंडी और दुबई के हाथ में नहीं थी। लाल सलाम का पेनिट्रेशन था, लेकिन बहुत रेगुलेटेड था। जो इस्लाम का या पिंडी या दुबई का जो इंटरफेरेंस था, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। उनके एक्टिव रोल हटने के बाद, और उनका एक्टिव रोल तब हटा जब परिवार में भाइयों के बीच में डिफरेंसेस आए, तब ये रैम्पट हो गया। आप लगा लीजिए साहब 20 साल। तो दादाजी किसी भी कारणवश इस्लामाइजेशन नहीं चाहते थे, और वो हिंदू हित की बात करते थे। लेकिन क्या है कि जिस तरह से स्क्रिप्ट राइटर तैयार हुए और स्क्रिप्ट लिखने में जो कलाकारी दिखानी शुरू हुई, वहां शायद वो भी चूक गए उसको समझने में। और इस स्क्रिप्ट की सबसे टर्निंग पॉइंट अगर भारतीय सिनेमा में बोला जाए तो शोले फिल्म थी, जहां मंदिर को टूटा हुआ लेकिन मस्जिद को चकाचक दिखाया गया, जहां पर गांव में बिजली नहीं थी लेकिन मंदिर में लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ी जाती थी, जहां हिंदू पूर्ण रूप से हिंदू गांव में मंदिर टूटा रहता है, लेकिन दो लोगों के लिए एकदम चकचकाती पुताई साफ सुथरी पेंटेड मस्जिद तैयार है, जहां लाउड स्पीकर से होता है। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक वही हैं जो आज सेकुलरिज्म पे ज्ञान पेलते रहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अभी उन्होंने बताया था जश्न रिवाज में बुराई क्या है, इसका तो मतलब ये सेलिब्रेशन है इंग्लिश में। आनंद में और फरहान वर्ड एक ही होता है सर? तो मैंने भी जवाब यही लिखा था कि आनंद और फरहान में क्या, आनंद अपना बेटे का नाम आनंद क्यों रखा, फरहान क्यों नहीं रखा? क्योंकि इंग्लिश में उसका भी मतलब हैप्पीनेस होता है। तो देखिए दादाजी काफी हद तक गेट कीपर की तरह से काम करते रहे, लेकिन क्या है, जब औलादे नालायक निकल जाएं, जवान हो और नालायक निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ भी बोल लीजिए, सारी दुनिया एक तरफ, सारी राजनीति सब एक तरफ, मुझे सरकार में वो रोल बहुत अच्छा लगा। काली धोती, काला कुर्ता और हाथ में रुद्राक्ष की माला। और सच्ची बताऊं, अगर कोई फोटोग्राफर, मेरा कोई मित्र है नहीं अच्छा, अगर कभी कोई मित्र हो तो मेरे पास काली धोती है, काला कुर्ता है, रुद्राक्ष की माला भी है। मेरा भी एक वैसी पोज में फोटो ले दो यार, मरने से पहले उसकी बड़ी
ओह लार्ज माय स्केल गॉड सर, सर आज आप बहुत इमोशनल हो गए। आई होप अरे एवरीथिंग इज ऑल देखिए राइट। गायत्री जी, मेरे को फिल्मों से नफरत नहीं है, मुझे फिल्मों से नफरत नहीं है, मुझे गानों से नफरत नहीं है, मुझे अच्छे लगती हैं, लेकिन वो नंगे नाचने वाले मेरे को पसंद नहीं है, वो फुहड़ता वाली पोएट्री मुझे पसंद नहीं है, वो तुकबंदी वाली पोएट्री मुझे पसंद नहीं है, ये कार्टलाइजेशन पसंद नहीं है। मुझे के मेनन अच्छा लगता है, मुझे पंकज त्रिपाठी समझ में आता है, मुझे सिद्दीकी समझ में आता है, लेकिन ये जानवी कपूर क्या है, एयरफोर्स का ए नहीं पता, पढ़ी लिखी है नहीं, 12वीं फेल, वो बताएगी एयरफोर्स में टॉयलेट होती है नहीं होती है। फौज को तुम जानती हो, मैं जानता हूं ज्यादा। मजाक बना के रख दिया भारत की फौज का, और लोग हैं तालियां पीटते हैं, गुस्सा वहां आती है। आप तथ्य दिखाओ। देखो जो आज काम हो रहा है ना बॉलीवुड में, जो ये यूपी फिल्म सिटी और बॉम्बे में जो काम हो रहा है, जो सेपरेशन किया जा रहा है, ये केवल एक बात का किया जा रहा है, खानदान को तोड़ के, कि तथ्य दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, अच्छे एक्टर लो, एंड लेट द पीपल डिसाइड। मोदी शाह ने क्या करा है? लेट द पीपल डिसाइड। दलाल निकाले हैं उन्होंने। मेरे ओपनिंग कमेंट पे शायद कुछ लोग थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए हों। बंधुओं, नाराज मत हुआ करो, क्योंकि मैं क्रक्स पकड़ने की कोशिश करता हूं, मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जाता। ये वही हो गया ना, जैसे बॉलीवुड खानदान के जो ये बच्चे हैं जो आज एक्टिंग कर रहे हैं, इनका हाल राहुल गांधी से अलग नहीं है। बताऊं क्यों? राहुल गांधी को बोला गया, भाई बूथ एजेंट को कचौड़ी, समोसे और चाय सर्व करी जाएगी। तो राहुल गांधी ने पलट के कहा, वाई कचौड़ी एंड समोसाज एंड चाय, लेट्स सर्व देम पेस्ट्री। अब प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी को बूथ का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। बूथ क्या होता है, बूथ एजेंट कौन होते हैं, बूथ एजेंट कैसे काम करते हैं, राहुल गांधी ने तो कभी 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे। आप सबने मेरी फोटो देखी है, मैं बूथ पे बैठता हूं, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं हर बूथ पे जाके बैठ के गप्पे मार के आ जाता हूं, खुद को समझने, खुद को सीखने के। तो ये स्टार किड्स की प्रॉब्लम क्या है? 5-6 साल 7 साल विदेशों में रह के अय्याशी करी, लौट के आए, बाप ने लॉन्च कर दिया, किसी ने 50 करोड़ दे दिए, शाहरुख खान का बेटा है तो पिक्चर देखने लोग जाएंगे, ताली बजाएंगे, और उसका सैंपल आपने कल देख लिया, जैसे लोगों ने सेलिब्रेशन करा कि भाई साहब ये बच्चा जेल से आ रहा है या ओलंपिक मेडल जीत के आ रहा है। तो ये तो भारतीय यूथ की मानसिकता है। सर रजत शर्मा तो स्पेशली एकदम ऐसा लग रहा था कि अगर उनका बस चले तो वो दिवाली मना ले, इतनी खुशी हो रही थी उन्हें। अब जी रजत न्यूज पे शर्मा, भी डेफिनेटली वो देखा गया। मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट समथिंग, दिस इज नॉट आई एम गायत्री जी, मैंने सैकड़ों बार एक शब्द एबीपी इस्तेमाल कर लाइव। मैंने सैकड़ों बार एक शब्द इस्तेमाल करा है कि मीडिया, बॉलीवुड और क्रिकेट, मैंने हमेशा दे ये स्लीप यूज विद किया। ईच अदर, दे स्लीप विद ईच अदर। सारे मीडिया में रजत शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद चैनल ओन करता है और खुद अपना शो करता है। जो बाकी मीडिया चैनल वाले हैं, जो ओनर्स हैं, वो अपना क्षमा कीजिए, वो अपना शो नहीं करते। सुभाष चंद्र अपना शो ऑर्गेनाइज नहीं करता है, उसके एंकर्स हैं। अरुण पुरी अपना शो ऑर्गेनाइज नहीं करता, उसके एंकर्स हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन आपको रजत शर्मा के चेहरे पे दिख रहा है, ये बट नेचुरल है, क्योंकि वो मीडिया की जो संस्था है उसका अध्यक्ष भी है। जो करोड़ों रुपए प्रमोशन में जाते हैं, वो प्रमोशन कैसे मिलेगा? देखिए, तभी मैंने आपको क्या बोला कि मीडिया चैनल की सत्यता पे
या रिपोर्टिंग पे मुझे 1% भरोसा नहीं होता है और मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन छोटे छोटे बालकों बालिकाओं ने जो अपने YouTube चैनल शुरू करें समाचार के हिसाब से, और वो बच्चे माइक लेके यूपी में, भारत के विभिन्न हिस्सों में टहलते रहते हैं और रिपोर्टिंग करते रहते हैं, उसमें सच्चाई है, क्योंकि उन बच्चों ने अभी अपने मकसद से समाचार को रंगना नहीं सीखा है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस इन मीडिया। आज से ये समझ लीजिए 2004 से पहले या 2000 से पहले, सन 2000 से पहले मीडिया रिपोर्टिंग दिखाता था और ये चीज लोगों के, उसके बाद लोग नैरेटिव सेट करते थे। आज मीडिया नैरेटिव सेट करता है और उसके बाद दिखाता है कि मुझे किस तरह की रिपोर्टिंग दिखानी चाहिए ताकि मेरे नैरेटिव को सपोर्ट मिले। ये स्विच ओवर समझने की जरूरत है। तो ये जो यंग किड्स हैं जिन्होंने चैनल शुरू करे यूट्यूब पे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी ये चालबाजी समझ में नहीं आई है। जिस दिन ये चालबाजी समझ जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नैरेटिव सेट करने की नहीं है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करने की। उस पे मेरा राय कुछ अलग हो सकती है, आपकी राय कुछ अलग हो सकती है, दर्शकों की राय अलग हो सकती है। सर अभी क्योंकि एसआरके की बात हुई थी, तो एक पॉइंट जो मैंने भी नोट किया और कई व्यूअर्स ने भी कमेंट सेक्शन में डाला है। एसआरके के जो फादर थे वो पाकिस्तान से आए थे, बट रिसेंटली एक शायद मैंने विकिपीडिया पे आपके साथ भी शेयर किया था, एक पेज क्रिएट किया गया जिसको कोई बेगम मैनेज करती है। नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे कि उनका नाम दिया हुआ है। उसमें दिखाया जाता है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, शाहरुख खान के जो ग्रैंडफादर थे, वो आईएनए के अधिकारी थे। इंडियन नेशनल जो सुभाष बोस की जो आर्मी थी, उसमें वो एक अधिकारी। पीआर एजेंसीज इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। मैडम, विकिपीडिया के ओनर ने खुद बोला है कि मेरा विकिपीडिया लाल सलाम के कंट्रोल में है, उस पर विश्वास मत कीजिए। आप लोग काहे के लिए विकिपीडिया पे विश्वास करते हैं? और मेरी नॉलेज विकिपीडिया से नहीं आती है मैडम, मैं विकिपीडिया नहीं देखता हूँ, आप समझो बात। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पीआर थिंग कि इतना स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है इन लोगों की कि मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि आपने तो ये बोल दिया शाहरुख खान के पिताजी क्विट इंडिया मूवमेंट में काम करे हुए हैं 1942 में, जबकि उस समय उनकी उम्र 7-8 साल हुआ करती थी। तो 7-8 साल के बच्चे ने क्विट इंडिया में काम करा था, क्या समझ थी क्या उस टाइम? या उस टाइम जो व्हाट्सएप चलता था उसको सबके मोबाइल फोन पे जाता था क्विट इंडिया में, आज कौन क्या करेगा? कमाल की बात है। Sir, another question which has been raised by a lot of viewers is Abhishek Bachchan could not be successful. So ये it is because कि वो कार्टेल का हिस्सा नहीं थे, या वो मतलब क्या कॉज था इसके पीछे? जनता ने रिजेक्ट कर दिया ना मैडम। अमिताभ बच्चन प्रोड्यूसर नहीं है, आप समझो प्रोड्यूसर कौन है। अमिताभ बच्चन एक्टर हैं और प्रोडक्ट एंडोर्समेंट में वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी नहीं चलाते। हाँ, वो कुछ और सप्लाई करते हैं, वो अलग बात है, वो साइड बिजनेस है उनका। और पथाटिक मतलब मुझे अभिषेक कभी खराब नहीं लगा, देखा जाए तो कुछ फिल्में उसकी मुझे अच्छी लगी, जैसे गुरु मैंने देखी थी, गुरु में अच्छा काम करा था। मैं आपको बता सकता हूँ गायत्री जी, लोगों को लगता है शायद मैं फिल्मों से नफरत करता हूँ। मित्रों, मैं फिल्मों से नफरत नहीं करता, लेकिन फिल्मों की जो कोशिश सनातन को तोड़ने की है, राष्ट्र को तोड़ने की है, मुझे उससे नफरत है।
एक आर्ट फॉर्म हो तो आप देखिए, आप बनारस चले जाइए, आपको एक नहीं किलो भर वहां पर इतने सॉलिड फोक आर्टिस्ट मिलेंगे, फोक कलाकार मिलेंगे, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे वो वोकल से हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट से हो, उनको बॉलीवुड में एंट्री नहीं है। और वो केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वो कार्टेल का हिस्सा नहीं। हमारी एक बहुत क्लोज मित्र हैं जिनको मैं बहुत ही आदरणीय सम्मान के साथ दीदी बोलता हूं, उनका नाम है मालिनी अवस्थी, फोक सिंगर है और मेरे बहुत क्लोज हैं क्योंकि उनके बड़े भाई को मैं दादा बोलता हूं और हमारा बहुत निकट संबंध है। वो बॉलीवुड में सक्सेसफुल नहीं हो सकती क्योंकि वो कार्टेल का हिस्सा नहीं। बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है। तो जो ये इस टैलेंट को बर्बाद करने का, वेस्ट करने का जो एक कार्टलाइजेशन बॉलीवुड में है, उसको तोड़ने की कोशिश है, उसको खत्म करने की कोशिश है। तो अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि नोएडा फिल्म सिटी या नोएडा में जो योगी जी फिल्म की सिटी बना रहे हैं वो कोई बदले की भावना से बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत कैलकुलेटिव मूव है और इसके रिजल्ट आगे 5-10 साल में आपको दिखाई देने शुरू हो जाए। जी सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोनू सूद यार ये प्रोजेक्टेड। फालतू के लोगों पे कमेंट करके क्या बोलूं मैं। सोनू सूद के बारे में क्या जानना चाहते हो? वो बंदे ने आपको मूर्ख बनाया, आप मूर्ख बने, उसमें उसकी क्या गलती है? उसने आपको मूर्ख बनाया, उसका पॉलिटिकल मोटिव है। आपको मैं कितना लिखता रहता हूं आपकी समझ में नहीं आता है। तो जब सामने वाला मूर्ख बनने को तैयार है तो मैं क्यों नहीं मूर्ख बनाऊं? बना रहे हैं, सोनू सूद ने बनाया, करोड़ों रुपए बनाए। और लेकिन लोग, सोनू सूद के घर रेड हो गई, रेड वेड कुछ नहीं हुई थी। उसके घर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो डिस्क्रिपेंसीज थी उसको सॉर्ट आउट करने टैक्स वाले गए थे। एक फाइनेंशियल टैक्स, अगर आप देखिए क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए कमाए, आपका 10 रुपए टैक्स बनता है, आपने 5 रुपए दिए, तो इनकम टैक्स आपसे सवाल करेगा। लेकिन उसका पनिशमेंट जेल नहीं होता है कि जेल में डाल दो। उसने फ्रॉड क्या करा? उसके केवल अकाउंट में डिफरेंसेस था ना, तो उतनी टैक्स देके, पेनल्टी देके बात खत्म। लॉ तो इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, कोई जेल में थोड़ी ना डालेगा। और अगर कोई फ्रॉड करा है तो आप साबित करो। ये ट्विटर और फेसबुक पे शोर मचा, मेरे लिए भी लोग बोलते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ट्विटर पे लोग बोलते हैं गौरव प्रधान को मत पढ़ो, पागल है, फ्रॉड है, फेंकता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। आपके कहने से फर्क पड़ेगा? लाखों करोड़ों लोग मुझे पढ़ते हैं पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। आपके चैनल को भी कैलिफोर्निया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस वक्त देखा जा रहा है। हु विल डिसाइड गौरव प्रधान इज अ फ्रॉड? ये गौरव प्रधान को मत सुनो, कौन डिसाइड करेगा? ये इक्के दुक्के चेले चपाटे जो पैदा हो गए हैं यूट्यूब पे, ये डिसाइड करेंगे? ये ट्विटर वाले डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करें। मैंने किसी के घर जाके तो नहीं बोला ना कि मेरे को पकड़ो और मेरे को पढ़ो। आपको लगता है मैं कोई काम की बात बोलता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ, आपके वैल्यू ऐड होता है, आपकी लाइफ में, आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड होता है, तभी तो आप पढ़ते हैं। ये 4 दिन के जो पैदा हो गए पत्रकार और दुनिया भर के लोग, ये डिसाइड करेंगे, इनके कहने से लोग सुनेंगे। तो देखिए, पब्लिक मीडियम ऐसा होता है, इसमें पब्लिक डिसाइड करती है। तो जो बॉलीवुड खानदान की जो कार्टेल है, जो इम्पोज कर रही है लोगों को कि तुम क्या देखो, क्या सुनो, क्या समझो, वो चीज तोड़नी है।
क्योंकि वही चीज यंग जनरेशन को खराब कर रही है। मुझे नहीं याद है आप लोगों को, मैं नहीं समझता आप लोगों को याद होगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी और उस पिक्चर का नाम था एक रुका हुआ फैसला। आप में से 99.9% लोगों को वो फिल्म ही याद नहीं होगी या कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सर्च करके देखना, उस फिल्म में एक भी गाना नहीं था, किसी ने कपड़े नहीं उतारे थे, कोई ओवरसीज लोकेशन नहीं थी, भारत में भी लोकेशन नहीं। एक कमरे के बोर्ड रूम में डिस्कशन टेबल पे बैठ के 7-8 लोगों का डिस्कशन था, बस एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने। उसमें पंकज कपूर एक्टर थे, देखिए जाके वो, इसे कहते हैं फिल्में। जी सर, एक क्वेश्चन तो मैं भी ले लूंगी क्योंकि आई मीन एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ और मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा। दिव्या भारती की मौत के बारे में बहुत लोग जानते हैं। मैडम उतने पीछे मेरी रिसर्च नहीं है। नहीं उतनी पीछे सर मैं जाऊंगी भी नहीं, बट ये श्रीदेवी के बारे में एक लाइन तो चाहिए सर। मैं दिव्या भारती पे कोई कमेंट अभी नहीं करूंगा, समय आएगा मैं अपने आप लिख दूंगा, फिर मेरे से पूछ लेना। देखिए कुछ चीजें मैं समय से, मेरी आदत नहीं है समय से पहले कुछ बोलने की, तो अगर उस चीज का समय आएगा तो मैं खुद बोलूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? जी another one and very important and relevant to the current what is happening. जब सलमान खान का ड्रंक ड्राइविंग केस हुआ तो रविंद्र पाटिल बेचारे लिटरली शहीद हो गए। क्या यही सीन होगा समीर वानखेड़े के साथ? नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है आपको 3 दिन का नोटिस देना है अगर आप कोई भी एक्शन समीर वानखेड़े के खिलाफ लेते हैं। पर सर वो नोटिस तो दिया जा चुका है, आई थिंक कल ही दिया। समीर वानखेड़े वेरी वेल प्रोटेक्टेड है। देखो क्या होता है, इमोशनल मत। मैंने अर्नब को भी जब गिरफ्तार किया गया था ना, आप लोगों ने छाती पीटनी शुरू कर दी थी, मैंने कहा इमोशनल मत हो। राजनीति में बहुत कुछ सहना पड़ता है, करना पड़ता है, मन पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है। समीर एक स्टैंड अपराइट ऑफिसर है, हो सकता है कुछ सफ़र करना पड़े, लेकिन वो उसके कैरियर का हिस्सा होगा और उसके CDR में वो लिखा जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। सर जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है बॉलीवुड में, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए गायत्री जी, मुझे सुनाई नहीं दिया आपके सवाल। सर जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है बॉलीवुड में, सर इस पे कुछ आप रोशनी डालेंगे? बिकॉज दिस इज ये अभी बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये सच्ची बात है। पार्टीज में बच्चियों का इस्तेमाल करा जाता है, विस्तार से बताना उचित नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। ये गंदगी बॉलीवुड में है, इस पे से भी पर्दा उठेगा, वक्त लगेगा। बॉलीवुड को साफ करना मैडम एक दिन का, 1 महीने का, 1 साल का काम नहीं है, ये लंबा काम चलेगा, लेकिन इस चीज से पर्दा उठेगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हर तरह से, जितना आप गंदा सोच सकते हैं, जितनी आपकी वाइल्ड इमेजिनेशन सोच सकती है, उससे भी कहीं आगे है। सर द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और थोड़ा सा मुझे भी प्रोवोकेटिव सा लगा था इसलिए मैं पूछ रही हूँ, लिटिल ऑफ द टॉपिक है। जो दादा पेंगुइन थी, उनको मारा गया था या उनकी नेचुरल डेथ हुई थी? किनकी? दादा पेंगुइन। नहीं, वो तो नेचुरल है, वो नेचुरल है, उसमें कंट्रोवर्सी मत लो, हर चीज में कंट्रोवर्सी ढूंढने की कोशिश मत करो। नहीं सर, काफी व्यूअर्स का क्वेश्चन आया, सो मुझे लगा शायद मे बी इट इज नहीं, गलत नहीं, गलत। दादाजी की देहांत हुआ था, उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था,
बड़ी इज्जत के साथ अपनी पूरी उम्र पूरी करने के बाद, तो उसमें कंट्रोवर्सी लाने की कोई जरूरत सर नहीं। साउथ कम से कम इंडस्ट्री मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। जी सर, जाते जाते टॉलीवुड हो गया, कॉलीवुड हो गया, या जो साउथ ऑफ नर्मदा मैं बोलूँगी, इंडिया के जो सदर्न स्टेट्स में जो जो इंडस्ट्री है इसकी, एंटरटेनमेंट की, एक्ट्रेस की, वो इतनी मतलब बेटर देन बॉलीवुड क्यों है? आई मीन इज इट बिकॉज कार्टलाइजेशन मैडम, आप खुद देखो ना, मैंने आपको फंडामेंटल समझा दिया। आप चेन्नई की इंडस्ट्री देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश की देख लीजिए, आप बंगाली फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, आपको कहीं कार्टलाइजेशन है? कहीं खानदानी हिसाब किताब है वहां? अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्या नाम है इनका, हसन जी। हसन जी साउथ से आए थे, कमला हसन। उनकी बेटी का नाम क्या है? श्रुति हसन। श्रुति हसन। श्रुति हसन ने बॉम्बे स्टाइल कार्टलाइजेशन में कंप्रोमाइज करने से मना कर दिया, चली। और फिल्मों में उस लेवल पे स्ट्रिप डाउन करने से मना कर दिया जिस लेवल पे फिल्में चाहती थी, नहीं चल पाई। देखो, बाकी जो इंडस्ट्री है इनमें अभी खानदान फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये बची हुई है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन इनका भी बॉलीवुड जैसा हाल होगा, लेकिन इनको होगा नहीं, क्योंकि ये वेस्ट से काफी दूर है। जी। ड्रग तो गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से आती है ना, और कश्मीर से आती है। वहां से तमिलनाडु का डिस्टेंस कितना है, और रास्ते में कितने चेक पोस्ट हैं? तो बहुत सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं मैम। एक चीज से काम नहीं चलता है, एक डायमेंशन से देखना गलत होगा किसी भी चीज को। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, मल्टी डायमेंशनल इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन एक डायरेक्शन से नहीं निकलेगा। तो थैंक यू सर फॉर टुडेज। मैं चाहता हूँ आप, गायत्री जी, मैं चाहता हूँ ये, क्योंकि बॉलीवुड है, जैसे मैंने कहा, ये पब्लिक का शो है, अगर आप जनता के एक दो क्वेश्चन ले लें तो अच्छा रहेगा। 10 मिनट और दे सकते हैं हम इसमें। सर मैं क्वेश्चंस लेती रही हूँ एक्चुअली, मैं आई कीप राइटिंग विद अ पेंसिल, एंड वो मैं बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चंस रेज किए वो जनता के ही क्वेश्चंस थे। बाकी मेरे पास बताने के लिए अगली बार के लिए कुछ और होगा। अभी मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ बॉलीवुड पे, थोड़े और बॉम्बे के मित्रों को घंटियां बजाई गई हैं, तो कुछ और समझ में आएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलेगी, तो और निकलेगी ज़रूर, तो मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। समय समय पर करते रहेंगे इशू, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जी। देखो मित्रों, मैं एक बात चलते चलते कहना चाहता हूँ, और ये शायद तीसरी बार मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ इस शो पे। मेरा बॉलीवुड से कोई नफरत नहीं है, ना मेरी क्रिकेट से नफरत, लेकिन मेरे राष्ट्र को तोड़ने की अगर कोशिश होगी, मेरे सनातन को अगर डिफेम करने की आप कोशिश करोगे, तो फिर भले ही मेरी हैसियत बहुत छोटे इंसान की है, एक आम इंसान की है, लेकिन जो भी मेरी हैसियत है, मैं उस हैसियत से एक दीवार बन के खड़ा हूँगा, चाहे वो दीवार एक कंकड़ के बराबर ही क्यों ना। हमें बॉलीवुड से कोई नफरत नहीं है, आप तथ्य दिखाओ, आप सनातन की बेइज्जती मत करो। आप हमारी माताओं बहनों को जो आप गंदे तरीके से दिखाते हो, जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनके जो मजाक बनाते हो, उनसे हमें नफरत। और लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, आप शाहरुख खान से नफरत मत करो, आप आमिर खान, सलमान खान, किसी से नफरत मत करो। आप बस एक छोटा सा काम करो, जिन प्रोडक्ट्स, पहली चीज तो फिल्में बंद, जिन प्रोडक्ट को वो लोग इंडोर्स करते हैं उन प्रोडक्ट को टैग करके अपने ट्विटर फेसबुक पे लिखो, धन्यवाद, आपने इन साहब को लिया जिन्होंने मेरे धर्म को की ठेस पहुंची मुझे,
अतः आज से मैं और मेरा परिवार इस प्रोडक्ट का बहिष्कार कर। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिस दिन आपने इंडोर्समेंट के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, ये सारे लाइन से सुधर जाएंगे। बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। और क्योंकि मुझे नहीं पता दिवाली से पहले अब हम कोई शो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि मैं भी स्टडी लीव पे जा रहा हूँ 1 महीने की, मेरी शक्ल सर आपके व्यूअर्स का क्या होगा? कोई नहीं, कभी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, वरना छुट्टी मारने का मूड है मेरा, पढ़ाई करने का मूड है, कुछ पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, कुछ लिखना है, इसलिए मैं टेलीग्राम से भी थोड़ा दूर ही रहना चाहूँगा। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, दिवाली आ रही है, हमें 3 काम करना है, सनातन के लिए और राष्ट्र के लिए। पहला, वोकल फॉर लोकल। दूसरा, जो मेरा एक मंत्र मैंने बनाया था 108 का, उस 108 को लेटर एंड स्पिरिट के फॉर्म में फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेमेंट कैसे दें, कैसे पता चले, तो सबसे पहले दुकान में जाके पेमेंट का जो QR कोड होता है वो स्कैन कीजिए, उस पे नाम आ जाएगा और उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए। इसी के साथ दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। अयोध्या में इस बार बहुत अच्छी दिवाली मनेगी, जाइए, देखिए, घूमिए। इसी शब्दों के साथ गायत्री जी और आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राम।